सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे अपनी यूनिट 4th के बारे में। ठीक है, 4th यूनिट है अपनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स या हम कहते हैं परिसीमा मान समस्याएं। परिसीमा मान समस्याएं। ठीक है, अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, देखो इस पूरी यूनिट में हमें एक मेथड काम में लेना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चरों की पृथक्करण विधि, है ना। हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। वो जो एग्जाम्पल है उसी के बेस पर अपना पूरे चैप्टर का डेरिवेशन हमें बार बार करना है। कभी सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कुछ का सॉल्यूशन निकालेंगे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम एक जनरल सा हम एग्जाम्पल कहते हैं कि भाई कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पहली बात कि लाप्लास इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो। देखो लाप्लास इक्वेशन को हम कहते हैं कि भाई डेल स्क्वायर आ गया, वैल्यू आ गई साई आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, डेल स्क्वायर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिलनी है तो डेल 2 अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल 2 अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल 2 अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर। और साई है वो फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई और जेड का, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या बना, देखो हमें मेथड काम में लेना कौन सा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना। अपन एक एग्जांपल कर रहे हैं जो पूरी यूनिट के डेरिवेशंस का बेस होगा अपने पास, है ना। चरों की पृथक्करण विधि कहती है कि अगर साई अगर डिपेंड कर रहा है, देखो किस पर, एक्स वाई और जेड पर अगर निर्भर कर रहा है, तो हम क्या करें, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग फंक्शन मान लें। ठीक है, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बना दें, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लें, और सॉल्यूशन निकाल कर दोबारा अपन इनिशियल इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे साई एक्स वाई जेड है, सपोज इसको मैंने कह दिया कैपिटल एक्स को फंक्शन मान लिया एक्स का, कैपिटल वाई को फंक्शन मान लिया वाई का, और कैपिटल जेड को फंक्शन मान लिया अपन ने किसका, जेड का। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो हमारे पास डेल 2 साई अपॉन ए वैल्यू है डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल 2 साई अपॉन ए वैल्यू है डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल 2 साई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब साई की वैल्यू अगर आप एक्स वाई जेड लिखोगे यहाँ, तो ये डिफरेंशिएशन स्मॉल एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करती, तो वाई और जेड को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से हम बाहर ले लें, और डेल 2 एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स स्क्वायर। दूसरी टर्म है y का फंक्शन है, तो x और z को हम बाहर ले लें, वैल्यू आ गई डेल 2 वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर तीसरी टर्म है z की कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन है, तो x और y को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लें, और डिफरेंशिएशन आ जाएगा सिर्फ किसके कोरस्पॉन्डिंग, z की कोरस्पॉन्डिंग, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग टर्म हमें बनानी है। तो इस टर्म में से मैं अगर वाई जेड को हटा दूं तो ये सिर्फ एक्स की टर्म में, इसमें से एक्स जेड को हटा दें तो वाई की टर्म में डिफरेंशियल टर्म बन रही है, और इसमें एक्स वाई को हटा दें तो जेड की टर्म में डिफरेंशियल टर्म बन रही है। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, से भाग देने पर डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 अपॉन एक्स डेल 2 एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई 1 अपॉन वाई डेल 2 वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए वैल्यू आ गई जेड डेल 2 जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 3 टर्म बना ली, एक टर्म जो x का फंक्शन है, दूसरी टर्म जो y का फंक्शन है, और तीसरी टर्म जो z का फंक्शन है। तो चरों की पृथक्करण विधि कहती है कि अगर देखो पहली टाइप अगर x में चेंज होगा, क्योंकि x y एंड z
ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर x की वैल्यू में चेंज होती है तो y और z में कोई चेंज नहीं होगा, y और z में चेंज होगा तो x में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म में चेंज हो रहा है तो इन दोनों टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चरों की पृथक्करण विधि या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म्स को किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई एक्स प्लस वैल्यू आ गई वाई डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई वाई प्लस वैल्यू आ गई जेड डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई जेड इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, तो चरों की पृथक्करण विधि से हम इसे किसी न किसी नियतांक के तुल्य मान सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि सपोज दैट एक्स डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई एक्स, इसको डिफाइन कर दिया मैंने किसके बराबर, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर के बराबर। वाई डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई वाई इक्वल्स टू ले लिया अपन ने माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर के बराबर। अब अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से z डबल डैश अपॉन वैल्यू आ गई z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस ऑफ गामा स्क्वायर प्लस ऑफ गामा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर बनेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ये माइनस अल्फा स्क्वायर, ये माइनस बीटा स्क्वायर, ये प्लस का गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन कहें तो सॉल्यूशन कितना आएगा, x, है ना। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई या प्लस वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, c1 साइन ऑफ अल्फा एक्स, पढ़ा है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, c2 आ गया, या c1 डैश ले लें इसको, c1 डैश आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ अल्फा एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन क्या बन गई, वाई डबल डैश प्लस वैल्यू आ गई बीटा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। दैट मीन्स वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई c2 साइन ऑफ बीटा वाई प्लस वैल्यू आ गई c2 डैश कोस ऑफ बीटा वाई आ गया। ठीक है, z डबल डैश और ये टर्म कितनी बनेगी, ये वैल्यू आएगी z डबल डैश माइनस वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। तो z का सॉल्यूशन z एज ए फंक्शन ऑफ z कितना बना, सॉल्यूशन आ जाएगा c3 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा z प्लस वैल्यू आ गई c3 डैश और वैल्यू आ गई कोस ऑफ हाइपरबोलिक गामा z। तो हमने 3 डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, तीनों वेरिएबल के लिए अलग अलग टर्म बना ली, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये तीनों x, y और z तीनों वैल्यू कहाँ पुट कर दें, हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो इसका मतलब साई वैल्यू आ गई एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z इक्वल्स टू वैल्यू है x एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ y, z एज ए फंक्शन ऑफ z। दैट मीन्स साई इक्वल्स टू वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट कर दें तो c1 आ गया साइन ऑफ अल्फा x प्लस में वैल्यू आ गई c1 डैश कोस ऑफ अल्फा x आ गया, है ना, इंटू वैल्यू आ गया मैंने c2 साइन ऑफ बीटा y प्लस में वैल्यू आ गई c2 डैश कोस ऑफ बीटा y आ गया। और इसी तरीके से वैल्यू आ गई हमारे पास c3 आ गया साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा z प्लस में वैल्यू आ गई c3 डैश कोस ऑफ हाइपरबोलिक गामा z आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया किसके टर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में या कार्तीय निर्देशांकों में। तो बेसिकली इस यूनिट में हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेंगे उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मेथड जो काम में लेंगे वो मेथड कौन सा काम में लेंगे, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड हम काम में लेंगे, चरों की पृथक्करण विधि काम में लेंगे। और मेथड क्या होगा कि जो भी फंक्शन होगा या जो भी पोटेंशियल होगा या जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन होगा उसको हम अलग अलग वेरिएबल के रूप में, सबसे पहले तो क्या करना है, उसको अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन के रूप में हमें डिफाइन करना है। फिर उस फंक्शन की वैल्यू उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि हर वेरिएबल के लिए अलग डिफरेंशियल या हर वेरिएबल के लिए अलग अलग टर्म बन जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, x के लिए अलग टर्म बना ली, y के लिए अलग टर्म बना ली और z के लिए भी अलग टर्म बना ली, है ना। तो इसका मतलब हमने कहा कि भाई तीनों कोऑर्डिनेट x, y, z जो थे, तीनों कोऑर्डिनेट कैसे थे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट थे। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मीन्स मतलब कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहली टर्म को हमने
इक्वल मान लिया किसके, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, वट एवर कोई भी हम कांस्टेंट हम डिफाइन कर सकते हैं ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए हमने अल्फा स्क्वायर ले लिया। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, सेकंड ऑर्डर है ना, 2 बार डिफरेंशियल यदि हम करें, अगर सेकंड ऑर्डर होता तो हम वैल्यू कितनी लेते, सिर्फ अल्फा या माइनस अल्फा हम उसके लिए डिफाइन करते। तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर डिफाइन कर दिया, वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस बीटा स्क्वायर डिफाइन कर दिया। और अगर ये दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव हैं तो थर्ड जो टर्म है वो हमारे पास कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन आ गई, इसका सॉल्यूशन एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसका सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया, वाई का सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया और z का सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया। और इन तीनों की वैल्यू जो इनिशियल जो हमने वेरिएबल्स के फंक्शन माने थे उसमें वैल्यू पुट करके हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें बात आती है जो हमारी चैप्टर की हेडिंग है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का मीन्स क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन है उसके लिए जो बाउंड्रीज हमें दे रखी हैं कि वो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। जैसे मैं कह दूं कि भाई x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन साई इक्वल्स टू वैल्यू 0 है ना, जैसे मैंने कह दिया x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन साई इक्वल्स टू 0 आ गया, या कोई दूसरा और मैंने कह दिया x इक्वल्स टू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी ये फंक्शन कितना है, 0 है। ठीक है, ऐसे हम y के लिए लिमिट बता सकते हैं और ऐसे ही हम z के लिए भी हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब कुछ नहीं करना हमें, जो भी हमें बाउंड्री कंडीशन दी होंगी प्रॉब्लम में वो बाउंड्री कंडीशन हमें इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है। अप्लाई करके जो हम जो कॉन्स्टेंट्स जो डिफाइन कर रहे हैं c1, c1 डैश, c2, c2 डैश, c3 और c3 डैश, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करके, तो जो भी जैसे हमने ये कहा कि भाई कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है। ये सॉल्यूशन हो सकता है हमें कार्तीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करना हो, ये सॉल्यूशन हो सकता है हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या गोलीय निर्देशांकों में ज्ञात करना हो, या ये सॉल्यूशन हमें बेली निर्देशांकों में ज्ञात करना हो। तो अलग अलग प्रॉब्लम या अलग अलग बाउंड्री कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, वो सॉल्यूशन भी कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रॉब्लम को, जैसे हमने कहा कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास, हमें ये कौन सा था, 3 डायमेंशन लिया। यदि हमें 2 डायमेंशन लेना होता तो हम कोई भी 2 डायमेंशन लेते, दूसरे 2 डायमेंशन आ जाती, फंक्शन भी कहाँ तक आ जाता, सिर्फ y तक आ जाता, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहाँ तक आ जाती, यहाँ तक आ जाती, और सॉल्यूशन भी क्या आ जाता है, x और y के टर्म में आ जाता ना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक एग्जांपल लेंगे कि भाई किस तरीके से हमें बाउंड्री कंडीशन एरिया में दे रखी हैं, उन बाउंड्री कंडीशंस को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।